राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को राजशाही समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। कई जगह उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इन प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में भी तोड़फोड़ की। ये प्रदर्शनकारी नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनको नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह का समर्थन हासिल है। राजधानी काठमांडू के हालात को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रभावी इलाके में हालात को सामान्य बनाने के लिए सेना को तैनात किया गया है। राजशाही समर्थकों ने संयुक्त जन आंदोलन समिति का गठन किया। इस समिति ने गुरुवार को घोषणा की है कि यदि सरकार एक हफ्ते में उनसे समझौता नहीं कर पाती तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उन्होंने समय सीमा खत्म करने का इंतजार किए बिना शुक्रवार को ही उग्र और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब नेपाल की राजधानी में उग्र आंदोलन राजशाही के समर्थकों का देखा जा रहा है और वहां पर एक हफ्ते का अल्टीमेटम देने के बीच ही ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया। नेपाल की सरकार से समझौते की बात। अब इनकी मांग क्या है, आखिर ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, नेपाल और काठमांडू के अर्थव्यवस्था पर इस पर क्या असर पड़ेगा और ऐसे में अन्य देश जो नेपाल के साथ टाइप है तो उनके साथ व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये तमाम पहलू है जिस पर नजरें टिकी हुई है। इन सब के बीच हालात काठमांडू के सही नहीं है। दो तस्वीर तोड़फोड़ के और एक तरफ उग्र होती ये भीड़ दिखाई दे रही है। राजशाही समर्थक यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए। उनका कहना है कि वो उनके सरकार उनके साथ समझौता करे और आखिर उनके समझौता क्या है, क्या वो चाहते हैं। ये अचानक से आंदोलन क्यों शुरू हो गया, क्या इससे पहले भी ये आंदोलन हुआ था, क्या आंदोलन करने से पहले ये कई बार सरकार को चेता चुके थे और ऐसे में जो तमाम आसपास के आस पड़ोस के देश है तो उन पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप तस्वीरों पर नजर डालिए किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन और तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हो रही है। हालात बेकाबू होते देख फोर्स भी तैनात कर दी गई है। अब देखना यह है कि इसको लेकर किस तरीके का यहाँ पर फैसला निकलकर सामने आता है और कदम बेहतर उठाया जाता है। लेकिन उग्र होते ये लोग कहीं न कहीं नेपाल की सरकार की नींद उड़ाते हैं। और ये हंगामा कैसा और क्या है इनकी मांग और राजशाही के समर्थन अचानक से सड़कों पर क्यों आ गए और क्या नेपाल की सरकार से समझौता करना चाहते हैं। अगर नेपाल की सरकार के हिसाब से समझौता है तो आखिर इस आंदोलन की जरूरत क्या पड़ी। तो राजतंत्र की ये मांग उठ रही है, इसको सिरे से हम समझेंगे कि काठमांडू और नेपाल के लोग आखिर क्या चाहते हैं। तो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है, वहां पर फोर्स तैनात है। हालात बेकाबू देख कर्फ्यू भी कई जगह पर लगा दिया गया ताकि लोग सड़कों पर न उतरे और जो सड़क पे उतरे उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। ऐसे ही हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन कदम उठाता है। जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है उसको कंट्रोल करने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें डाली गई ताकि जो आंदोलनकारी हैं वो काबू हो सके। अब देखना यह है कि नेपाल सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ है पंकज श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत है टीवी 100 में। डॉक्टर वीएन झा है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन से है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और मंजारी अग्रवाल है, जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम टीवी 100 में। और सबसे पहले मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि उनसे समझते हैं कि ये जो आंदोलन है
इसको कैसे देखा जाए? और ऐसे में ये जो राजशाही के समर्थक है जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं नेपाल की सरकार से, इसे समझना चाहिए, दर्शक भी समझना चाहिए। इनफैक्ट इसलिए है कि यहाँ पे राजसत्ता स्थापित हो। जब तक नेपाल में राजसत्ता थी, नेपाल आईएसआई का गढ़ नहीं था, नेपाल में चीन की इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, नेपाल के प्रोजेक्ट डेट ट्रैप की तरह से कंट्री को नहीं ले जा रहे थे। तो आप अगर इसको देखिए, सामाजिक तौर पे नेपाल राजशाही के बाद असुरक्षित हो गया है। और जो इसकी स्टैंडिंग वर्ल्ड में थी, एक फर्म स्टैंडिंग थी जब तक यहाँ पर राजसत्ता थी। उस राजसत्ता के जाने के बाद एक असुरक्षा का माहौल धीरे धीरे नेपाल में बढ़ता जा रहा है और नेपाल एक बैटल ग्राउंड बन चुका है कि वहां पर भारत का प्रभुत्व रहेगा या चीन का प्रभुत्व रहेगा। तो दोनों देश बहुत बड़ी शक्तियां हैं और नेपाल के ऊपर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। तो नेपाल एक तरह से ये कहिए कि बैटल ग्राउंड बन चुका है, युद्ध का मैदान बन चुका है, जहां सब अपना जोर आजमाना चाहते हैं। बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए भी नेपाल का खुल के प्रयोग हो रहा है। ये सब रोका जा सकता है राजसत्ता में, क्योंकि जो लोकतंत्र है और जिस तरह का लोकतंत्र नेपाल में है, वहां पर सबूत चाहिए और डिफरेंट तरह की उसमें वहां पर ओपिनियन और ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जिसके कारण नेपाल का भविष्य, नेपाल का विकास नहीं हो पा रहा। अब नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद इसे निरपेक्ष कर दिया गया। तो इससे जो वहाँ की मेजॉरिटी थी हिंदू, उनके राइट्स भी बहुत ज्यादा कम हो गए। और आपको मालूम है नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। तो जो सभ्यता है, लोगों की संस्कृति है, जो जीवन शैली है, जो उनका सामाजिक और जो स्तर है, वो सब नीचे आया। अपराधों में बहुत वृद्धि हुई है। तो इसके कारण अगर वो चाह रहे हैं कि पूर्ववत वो राज्य सत्ता में लौट जाए ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, ये एक बहुत सुंदर बात है। हाँ, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, वो भी, उसका भी मैं समर्थन कर रही हूँ। हिंसा का सहारा नहीं लें तो अच्छा होगा। और धीरे धीरे लोगों की जो आंतरिक इच्छा है, इसको सुना जाना चाहिए। जी ठीक है, मैं व्यन झा आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद पंकज श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है पंकज श्रीवास्तव जी के पास जाती हूँ, विदेश मामलों की जानकार है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मैं मंजरी जी को साफ तौर पर समझ गई कि ये जिस तरीके से वहां पर स्वतंत्रता थी हिंदुओं की, वो स्वतंत्रता और साथ ही साथ सुरक्षा नहीं रह गई, और यही वजह है कि वो ये मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग लोकतंत्र व्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, या फिर कितनी खतरनाक हो सकती है, या इसके लिए संभावित प्रभाव वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? सर, आप बैकग्राउंड में नजर डालते हैं। तो वहां पर क्या है कि जब पहले राजशाही थी नेपाल में, तो नेपाल एकदम शांत देश था। कभी हमें नेपाल की तरफ से कोई भी ऐसी खबर सुनने को या देखने को नहीं मिलती थी कि वहां पर अराजकता है या वहां पर अपराध है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ कि जब से नेपाल के संपर्क और नेपाल के उस समय भारत के साथ प्रगाढ़ रिश्ते होते थे, उस समय नेपाल भारत का ही एक सांस्कृतिक हिस्सा कहा जाता था। राजनीतिक तौर पर नेपाल एक स्वतंत्र और अलग देश जरूर रहा, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और दूसरा धार्मिक तौर पर भी नेपाल भारत का एक तरह से हिस्सा ही था जी। और इसके बाद जब नेपाल का जो संपर्क है वो आईएसआई के साथ होता है, पाकिस्तान के साथ होता है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ होता है, चीन की एंट्री वहां पर होती है, क्योंकि चीन जो है भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक नीति बनाता है कि भारत के चारों तरफ जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन्हें अपने पाले में करके भारत को आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति, जिसके अंदर बाकी सारे देश जो है, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब आते हैं, भूटान आते हैं, साथ में नेपाल भी आता है। नेपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है भारत का। तो और कम्युनिस्ट पार्टी की जो जन्म हुआ है नेपाल में, वो चीन की शय पर, चीन के पैसों पर हुआ है, ठीक है। और वहां पर सत्ता को किसी तरह गिराया गया, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत राजशाही को गिरा करके वहां लोकतंत्र लाया गया। लेकिन नेपाल जैसा देश जो है, नव लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं, जहां पर कि बहुत ही कम समय में ढेर सारे प्रधानमंत्री, ढेर सारी राजनीतिक पार्टियां आई और चली गईं।
यानी वहां 5 साल टिक करके शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने राज किया हो। कभी देवबा आते हैं, कभी प्रचंड आते हैं, कभी ओली आते हैं। तो इसकी वजह से नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, नेपाल का आर्थिक जो एक विघटन हुआ है वो हुआ है। साथ ही साथ नेपाल में अराजकता का माहौल भी फैलता गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो पाकिस्तान है वो भारत को अस्थिर करने के लिए ISI के थ्रू अपना मिशन चलाता रहा है। उधर CPC जो है, चाइना की पार्टी जो है, वो वहां पर अपना मामला अपने अभियान चलाती रही है। तो इन सब को देखते हुए यहाँ की जनता में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है और यहाँ की जनता ने देखा कि भाई हम राजशाही में, उन्होंने तुलना किया कि जब हम राजशाही में थे तब कितने हम भले ही गरीब होते थे लेकिन हमें सुकून से जीने को मिलता था। ये रोज रोज की उठापटक और रोज रोज का जो अफरा तफरी है वो हमें जीवन में देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, हर जनता ये चाहती है कि जो भी सरकार आए उसके संरक्षण में वो सुरक्षित हो और ये असुरक्षित महसूस करें, और यही वजह है कि राजशाही की यहाँ पर मांग की जा रही है और जब उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन पर उतारू हो गए। लेकिन ये जो आंदोलन, वीएन झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच राज्यशाही समर्थकों की बढ़ती मांग के साथ क्या आपको लगता है कि नेपाल में भविष्य में जो सत्ता संतुलन है वो बिगड़ सकता है? मुस्कान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं भारत के उस प्रदेश से आता हूं जहां पे कि नेपाल का बॉर्डर हमसे लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो नेपाल में भी हैं और हम लोगों का फ्री मतलब रिलेशनशिप होता था वहां पे। हमारे काफी सारे संबंधी नेपाल में हैं और उनके जो संबंध है हमारे यहाँ से भी हैं। तो नेपाल को लगभग अपने देश जैसा ही हम लोग समझते थे। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हम लोग मैथिल्स हैं, तो मिथिला जो जनकपुरी है वो आज के दिन में नेपाल में है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो नेपाल में ही केंद्रित है। हालांकि दरभंगा मधुबनी का जो एरिया है वो उनसे मिलता जुलता है, तो हम लोग वहां पे पले बड़े हैं। अब आती है बात की नेपाल की जो ये अस्थिरता है ये ऐसी क्यों है, तो इसके कई कारण हैं। ये बात भी बिल्कुल जायज है कि जब डायनेस्टी चल रहा था नेपाल में, अब मैं बहुत पुराना हिस्ट्री लेके तो नहीं बैठूंगा, लेकिन जो डायनेस्टिक वीर विक्रम का जो समय था उस समय में शांति थी। सारे हमारे जो पैनलिस्ट ने बताया था कि शांति थी और हम लोग जो मिथिला में रहते थे, हम लोग के यहाँ भी एक कहावत बहुत प्रचलित थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हम लोगों को कोई विलासिता की या लग्जरी की कोई ये बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं थी और यही चीज नेपाल में भी हम देखते थे कि लोगों को खाने के लिए मिल जाए, लोग शांति से रहें, ये उनका लाइफस्टाइल था। लेकिन जब से वहां पे और उन दिनों में भारत का जो था रिलेशनशिप नेपाल से बहुत प्रगाढ़ था। लेकिन जब लेट 60s और 70s जब आया, जहाँ पे कि भारत में बहुत सारी चीजों की किल्लतें हो गई। हमारे यहाँ पे आपको पता होगा, पता नहीं शायद आप उसके पार्ट हैं या नहीं है, 60s और 70s में हमें चीनी नहीं मिलता था। एक कोटा सिस्टम होता था, उसमें हर फैमिली को लगभग 1.5 किलो से 2 किलो की चीनी मिलती थी। तो उन दिनों में जो आप इसको कह लीजिए कि काला व्यापार जो चलता था वो नेपाल से चलता था। नेपाल के पास में चीनी काफी होती थी, वहां पे सखुआ जिससे कि घर बनते हैं वो आसानी से मिलती थी और वहां पे सिंथेटिक क्लोथिंग जो होती थी वो बहुत आसान और सस्ते में मिलती थी। ये वहां पे मोस्टली चाइना से आते थे या और देशों से आते थे। तो ये हम लोगों का, आप काला व्यापार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये हम लोगों का आम था। यहाँ तक कि मैं खुद गया था 1970 के अर्ली में, टेरिन की जो शर्ट थी वो काफी फेमस थी उन दिनों में, वो सब लेने के लिए होती थी। तो लेकिन ये मैं आपको हिंट ये देना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे कुछ चीजों की किल्लतें थी वो नेपाल में आसानी से मिलती थी और वहां से चूंकि हमारे संबंध आवाजाही जो थे वो बिना रोक टोक होते थे। तो अभी की स्थिति क्या है? अब बताता हूँ। अब जब ये 1990s से ये जो कम्युनिस्ट का जो वहां पे बोलबाला शुरू हुआ है,
बहुत सारे मारकाट हुई हैं, लोगों की जिंदगी त्रस्त हो गई है। जो राजशाही खानदान था वहां पे तो मारकाट हुई है, लेकिन ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेके जिस तरह से आप याद कीजिए कम्युनिस्ट के उन दिन को बंगाल में, जबकि लगभग एक वो डीप स्टेट वहां पे बन गया था, कोई सांस नहीं ले सकता था बिना कम्युनिस्ट पार्टी के परमिशन के। यही चीज उन्होंने करना चाहता नेपाल में, जो कि पॉसिबल नहीं था। वहां के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, वो नहीं चाहते थे कम्युनिस्ट का इस तरह से हो, लेकिन चाइना का उनको सहयोग मिला और चाइना के सहयोग से वहां पे कम्युनिस्ट रूल को बहुत बढ़ावा मिला है। मुस्कान, मुझे पता नहीं है आप एक नाम जानते हैं, यू यांग। वहां पे वो एक लेडी ऐसी थी कि हमने देखा हुआ कि 2000 के बाद जो चाइना की जो राजनीति थी वो नेपाल की जो राजनीति थी वो चाइनीज इशारों पे चलने लगी थी। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टमेंट आता था चाइना से, नेपाल बहुत छोटा सा स्टेट था, इकोनॉमी छोटा, यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, यहाँ के ज्यादातर लोग काम यहाँ पे भारत में करते थे, चाहे आर्म फोर्सेस में। लेकिन वीरेंद्र झा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, मैं इस सवाल के पास साथ आपके पास आऊंगी, मैं मंजरी जी के पास चली जाती हूँ। मंजरी जी, आपने कहा कि वहां की जो मांग है सुरक्षित को लेकर और हिंदू को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पूरे तौर पर ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं, ठीक है, एक हिंदू देश है, तो ऐसे में ये जो मांग उठ रही है, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या तमाम उन देशों को इस मांग को लेकर समर्थन करना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र है, जैसे कि भारत हो गया, और इसी के साथ सुरक्षा की नीति में क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा नेपाल में, जिस तरीके से यहाँ पर उग्र आंदोलन हो रहा है और मांग की जा रही है? भारत को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देखिए राज्य सत्ता और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अंतर है। लोकतंत्र हर 4 साल 5 साल या 6 साल जब चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। उस समय एक असुरक्षा और एक अनिश्चितता का माहौल होता है। अभी आप नेपाल में भी देखिए, काफी समय आपने भारत में भी देखा, सत्ता परिवर्तन के समय के बाद पूरी नीतियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। जबकि राजतंत्र जब चलता है तो पिता की नीतियों को या पुत्र या पुत्री जो भी होता है वो आगे ले जाता है, तो एक स्थायित्व होता है नीति में। एक आपके पास परमानेंटली 20 साल 30 साल के लिए एक व्यक्ति होता, सत्ता का केंद्र होता है जिसको आप संपर्क कर सकते हैं और वो न्याय व्यवस्था के लिए स्थापित होता है। जैसा आप देखिए कि यहाँ पर इस समय ये बैटल ग्राउंड है कम्युनिज्म का, कि एक ओपिनियन आया, फिर उसका वो नहीं चला तो उसको और उग्र किया, इस तरीके से। तो एक ओपिनियन की लड़ाई, एक मत परिवर्तन की लड़ाई चलती रहती है। तो जब नेपाल राज्य सत्ता से जब से हटा है तब से उसका पतन ही हुआ है। तो सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी, भारत और नेपाल का कोऑपरेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। नेपाल में जब राज्य सत्ता आ जाएगी तो आप नेपाल को काफी स्थिर देश देखेंगे। नेपाल के पास अच्छा वाटर रिसोर्स है, अच्छे कर्मठ लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं, वो सारी चीजें उनके फेवर में जाएंगी। अभी वो काफी हद तक ISI का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से नेपाल की स्थिति क्या है यहाँ पर, और जो वहां पर राजशाही की मांग हो रही है, क्या उस हिसाब से जो स्थिति है ये मांग जायज है कि यह सिर्फ इसे धर्म से जोड़कर देखा जाए? अर्थव्यवस्था इसकी राज्य सत्ता में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखिए 90 के दशक में नेपाल गरीब था तो भारत भी गरीब था। विश्व उस समय से एक प्रगति की तरफ आया है, लेकिन आप देखिए जब से राज्य सत्ता गई है नेपाल की प्रगति रुक गई है, अर्थव्यवस्था नेपाल की और खराब हो गई है। एक समय नेपाल आसपास के लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कर पाता था जो उनको चाहिए होती थी, चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन आज नेपाल हर चीज के लिए मोहताज है। आज नेपाल को हर चीज भारत से चाहिए। चीन उसको केवल एक डेट ट्रैप में फंसा रहा है और ISI की वजह से वहां पे अपराध बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही राज्य सत्ता आएगी एक दंड आता है, वो राजदंड जो है काफी सारे इलीगल असामाजिक लोगों का भगाता है, उनको नष्ट करता है। शांति और व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए और कड़े निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा
भाई आपको राज्य सत्ता में पब्लिक ओपिनियन नहीं देखना होता, आप अपने दम पे कड़े निर्णय ले सकते हैं। और ऐसा एक व्यक्ति इस समय नेपाल में चाहिए जो कड़े निर्णय लेकर के सामाजिक व्यवस्था को, शांति को स्थापित करके, अपराध को नष्ट करके वहां की जनता को शांति दे सके, सुखी जीवन दे सके। इसी के बाद अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इतने ज्यादा क्योस में अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। तो उस शांति सामाजिक व्यवस्था की स्थापना इस समय राजतंत्र ही कर सकता है। आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देख लिए, बहुत सारे चुनाव देख लिए, चुनावी समीकरण देख लिए, सारा रुपया, पैसा और सारा समय इस चुनाव में निकल जाता है। तो बिल्कुल इसे पॉलिटिकली, हाँ ठीक है, इसे पॉलिटिकली दृष्टि से देखे पंकज श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है आपके पास आना चाहिए। मैं आपसे जानूंगी, पॉलिटिकली दृष्टिकोण से देखें तो ये जो आंदोलन हो रहा है जायज है या फिर इसे पॉलिटिकल स्टंट माने? और इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर मांग हो रही है राजशाही को लेकर, मौजूदा स्थिति और मौजूदा राजनीतिक स्थिरता किस तरीके की है और ये मांग कितनी जायज है? मुस्कान जी, ये जो मांग अभी उठ रही है राजशाही की, ये पॉलिटिकल स्टंट बिल्कुल भी नहीं है। ये वाकई यहाँ की जनता जो है पिछले कुछ वर्षों से, मेरे ख्याल से 90 के शुरुआती दशक से यहाँ पर लोकतंत्र का खेल खेला जा रहा है। और नेपाल जैसा जो देश है जो लंबे समय से राजशाही में रहा है, वो मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। और नेपाल को बेवकूफ बनाने वाले दो बड़े खिलाड़ी जो हैं, एक तो पाकिस्तान की ISI है, दूसरा चीन का जो कर्ज जाल वाली, जैसे मंजरी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि चीन जैसे बाकी देशों की तरह ही नेपाल को भी अपने कर्ज जाल के फंदे में फंसाना चाहता है। और कुछ हद तक नेपाल फंस भी गया है चीन के कर्ज जाल में। वो पहले बहुत ही कम शर्तों पर आपको देगा, कर्ज देगा, लेकिन वो जो ब्याज दरें इतनी ज्यादा होंगी कि आप कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। वो जानबूझ के ऐसे डेट ट्रैप में फंसाता है चीन, जिससे कि वो देश पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में आ जाए। तो नेपाल को चाहिए इस समय कि राजशाही की तरफ आ जाए, जिससे कि ये जो फालतू की जो उहापोह वाली स्थिति है, क्योंकि वहां के लोग जिस तरह का जीवन अभी जी रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी पहले से बदहाल हुई है। नेपाल पर्यटक प्रधान देश है और सबसे ज्यादा पर्यटक नेपाल को भारत से मिलते हैं। और वहां पर गर्मी की छुट्टियों में अधिकतर लोग उत्तर भारत के प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग नेपाल जाते हैं, घूमते जाते हैं, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। अदरवाइज वहां पर ऐसा कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, और जिसकी वजह से वो अपने ऊपर खड़ा हो सके। हाँ, जो जल संसाधन है उसके इतने प्रचुर है कि वहां पर बड़े बड़े बिजली घर लगा करके वो भारत को बिजली बेच सकता है, बांग्लादेश को बेच सकता है, दूसरे देशों को बेच करके अपने पाकिस्तान को बेच सकता है। ये तीनों देश जो है बिजली के लिए काफी तरस रहे हैं। तो एक यही जो जल संसाधन के थ्रू जो हाइड्रो पावर उपजाया जा सकता है, वो एक साधन दिख रहा है। और नेपाल को एक जब राजशाही आ जाएगी और उसके बाद वहां पर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह लगा करके वहां की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो अभी की अराजकता वाली स्थिति है, उससे नेपाल को बाहर निकलने की जरूरत है। उसे समझना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान इसके दोस्त नहीं है, बल्कि दुश्मन है। बिल्कुल, देखिए, जब स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई दी तो वहां पे प्रशासन ने मोर्चा संभाला। इन सब के बीच मैं वीएन झा आपसे समझना चाहूंगी, जब किसी देश में आंदोलन बड़े स्तर पर पहुंच जाता है तो देश के लिए कितना खतरा हो जाता है? जी हाँ, जब आंदोलन देश में, पूरे देश में फैलेगा तो खतरा तो है ही। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है ये बड़ी लिमिटेड में है। देखिए, आज भारत में हम लोगों में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से हमारी रिलीजियस डेमोग्राफी खतरे में पड़ रही है, यहाँ पे एक हिंदू राष्ट्र बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये आसानी से होगा नहीं। और यही चीज जायज है नेपाल के लिए भी। नेपाल में जो आज के दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो मल्टी एथनिक, मल्टी पार्टी और सेक्युलर सिस्टम का बना है। आसानी से वो मोनार्क में जाने नहीं देंगे। देखिए, आज के दिन में पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा है नेपाल में। आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा, 2013 में जो वहां पे चुनाव हुआ था उसमें लगभग $2 मिलियन का जो एड मिला था चाइना से वहां की मतलब वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको चुनाव लड़ने के लिए। क्या आपने कभी सुना है ऐसा?
तो इस तरह की जो चीजें हैं वो वहां पे निरंतर होती आ रही हैं। आज के दिन में पॉलिटिकल सिस्टम नेपाल का काफी करप्ट है। मेन दो पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरा नेपाली कांग्रेस पार्टी है। अब ये इन दोनों के बीच में खिंचाताई चलती है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो लिमिटेड वे में हम देख रहे हैं कि जो डायनेस्टी लाल ने की जो वहां बात चल रही है, ये आसानी से होगा। एक और चीज देख लीजिए, भारत की भी इसमें कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी, क्योंकि 2005-2006 से भारत ने नेपाल को चीन के तरफ ड्रिफ्ट होते हुए जाने के लिए दिया हुआ है। आपको मैं बता दो, 2006 में लगभग $2.5 मिलियन का असिस्टेंस मिलता था नेपाल को चाइना से, जो कि आज के दिन में बहुत ज्यादा हो गया है। और ये जो मिलिट्री का जो साजो सामान आता था वो चाइना से आने लगा था 2006 के बाद से। 2008 में वहां पे जो त्रिशूल 3 पावर प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, त्रिशूल 3। सर वक्त की कमी, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। खत्म करता हूँ। तो इस तरह से नेपाली जो इन्वेस्टमेंट है वहां बढ़ती गई। आज के दिन में ये किसी से छुपी नहीं है कि नेपाल लगभग $6 बिलियन की डेब्ट ट्रैप में है चाइना की, जो वो चुका नहीं सकता है। और ये बात भी सत्य है कि नेपाली लोग जो है आज के दिन में काफी खफाए हैं कि एवरेस्ट के दूसरे तरफ, पहाड़ के दूसरे तरफ बहुत सारे गांवों को नेपाल चाइना ने अधिग्रहण कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर देश का नागरिक चाहता है कि उसका देश आगे बढ़े ताकि वो भी आगे बढ़े। तो ऐसी सरकार की जरूर मांग करेंगे जो सरकार उन्हें आगे ले जाए। वक्त की कमी है, सबसे क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं सबको रोकूंगी यहाँ पर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें रखी। पंकज श्रीवास्तव आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर वीएन झा जी और मंजूरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास चर्चा में शामिल होते हुए अपनी बातों को रखा। अब देखना यह है कि ये जो हिंसक प्रदर्शन है वो क्या रूप लेता है, क्या इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएगा जिस तरीके से लोगों की मांग है, या फिर इसका कोई नकारात्मक परिणाम निकलकर आएगा जिसका बहुत बड़ा खामियाजा नेपाल की सरकार या फिर जनता को उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।